नमस्कार ट्वेल्थ के बैंकिंग के छात्रों को। आज बात करते हैं भारत में बैंकिंग संकट की। भारत में बैंकिंग संकट, सबसे पहली बात तो समझते हैं कि ये बैंकिंग संकट होता क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो हम इसको अर्थ के आधार पर समझ सकते हैं। किसी कारणवश एक बैंक के असफल या दिवालिया हो जाने पर जनता या अन्य बैंकों से भी विश्वास समाप्त हो जनता का अन्य बैंकों से भी विश्वास समाप्त हो जाता है तथा अपनी जमा पूंजी वापस मांगती है, जिस कारण बैंकों पर नकद भुगतान करने का दबाव होने तथा बैंकों ने दिए ऋणों से धन की वापसी तुरंत संभव न होने के कारण, ग्राहकों को भुगतान ना कर पाने के कारण बैंक असफल होने लगते हैं, जिससे समूची बैंकिंग प्रणाली नष्ट हो जाती है। इसी अवस्था को बैंकिंग संकट कह सकते हैं। क्लियर होगा, बात समझ में आई? अगर किसी कारण से जनता बैंक असफल हो जाती है या उसमें जमा करने वाला जो ग्राहक है उसका विश्वास कम हो जाता है, तो वो क्या करता है, अपनी पूंजी उस बैंक में से वापस मांगने लगता है। ऐसी स्थिति में नकद भुगतान कम, बैंकों के पास नकद को बहुत अधिक स्थिति में नहीं हो, बहुत बड़ी राशि में नहीं होते हैं, क्योंकि बैंकों ने ऋण दिए होते हैं और वहाँ से तुरंत वापसी संभव नहीं हो सकती। इसलिए वो ग्राहकों को भुगतान नहीं कर पाती और असफल हो जाती है। इसी को कहते हैं बैंकिंग संकट। अब बात करते हैं भारत में बैंकिंग संकट कब आया और कैसे आया। प्रथम बैंकिंग संकट सन 1913 से 1917 तक प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में साख की मांग बढ़ने से ब्याज दर बढ़ने के बावजूद जनता का विश्वास बैंकों से समाप्त होने के कारण दी पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया असफल होने के कारण कुल 87 बैंक असफल हो गए। यानी कि सन 1913 से 1917 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसमें साख की मांग बढ़ी, जिससे कि जमा की ब्याज दरें भी बढ़ी, लेकिन जनता का विश्वास इसलिए हट गया क्योंकि विश्व युद्ध हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में जनता को ये लगना पता नहीं कब ये बैंकें हमारा पैसा लेकर भाग जाएं। तो ऐसी स्थिति में द पीपुल्स, सबसे पहली जो बैंक असफल हुई वो थी द पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ कुल 87 बैंक 1913 से 1917 के बीच में असफल हो गए। अब बात आती है दूसरा वित्तीय संकट, बैंकिंग संकट कब आया। सन 1922 से 36 तक प्रथम विश्व युद्ध के बाद सरकार द्वारा क्या हुआ, मुद्रा संकुचन की नीति अपनाई गई, यानी कि मुद्रा का निर्गमन कम करा गया। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, मंदी उत्पन्न हो गई। जब मंदी हो गई तो इस अवधि में 481 बैंक असफल हो गए। आज तक के सबसे ज़्यादा बैंक जो असफल हुए हैं वो इसी अवधि में हुए हैं। 1922 से 1936 के बीच 481 बैंक असफल हो गए। ये थी द्वितीय स्थिति। तृतीय स्थिति आई सन 1939 से 46 तक के बीच में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तेजी आई फिर भी, लेकिन बावजूद, क्योंकि वही स्थिति फिर ग्राहकों को समझाने लगी कि कहीं फिर ये पैसे, जिस तरह पैसे ना लेके भाग जाएं बैंकें या हमारा पैसा कहीं डूब ना जाए। ऐसी स्थिति में भी 400 बैंक असुरक्षा की भावना के कारण असफल हो गए। ये था तृतीय स्थिति। अब बात आती है चतुर्थ संकट जो आया, 1947 का बैंकिंग संकट कहलाता है, जिसको हम कहते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश का विभाजन हुआ। इसका कारण बना चूंकि पंजाब तथा बंगाल की बहुत सी बैंकों पर विभाजन का बुरा असर पड़ा, क्योंकि बंगाल का भी विभाजन हुआ था उस समय और पंजाब का भी काफ़ी कुछ हिस्सा उसमें पाकिस्तान में चला गया था। बंगाल का बहुत सा हिस्सा उसमें पूर्वी पाकिस्तान के रूप में चला गया, जो अब आजकल बांग्लादेश कहलाता है। ऐसी स्थिति में पंजाब और बंगाल की जो बैंकें थीं वहाँ पर उसका बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि अब वो कुछ व्यक्ति यहाँ रहने वाले और बैंकें पहुँच गई किसी दूसरे देश में। ऐसी स्थिति में इस विभाजन
विभाजन से उत्पादन घटने लगा तथा आयात निर्यात की खराब स्थिति हो गई, जिसके कारण सन 1947 में 30 बैंक असफल हो गए। ये था बैंकिंग संकट, हमारे देश में 4 बार आया है। तो वो 1947 का बैंकिंग संकट स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आया, भारत सरकार के नियंत्रण के टाइम में आया। अब बात आती है भारत में बैंकिंग संकट के कारण क्या रहे। तो सबसे पहली बात आती है इसमें, भारत बैंकिंग सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ। जहाँ भारत में जो बैंकें थे वो बैंकिंग सिद्धांतों का उल्लंघन करते थे। क्या करते थे? बैंकिंग सिद्धांत क्या होते थे? बैंक ना तो अपने पास नकद कोष रखते थे और ना ही उचित प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण देते थे। यानी कि ना तो नकद कोष रखते, सारा पैसा ऋण दे देते थे, कहीं निवेश कर देते थे, और उचित प्रतिभूतियां लिए बगैर ऋण दे दिए जाते थे व्यक्तियों को, क्योंकि भाई भतीजावाद का उसमें बहु बोला था बात था। इसके बाद असाधारण वृद्धि बैंकों की स्थापना में हुई। इस अवधि में बैंकों की स्थापना की असाधारण वृद्धि हुई। क्योंकि स्वदेशी स्थिति में क्या हुआ, बहुत से दो व्यक्तियों ने बैंकें बिना सोचे समझे खोलने लगे, क्योंकि उन्हें दिखा कि इसमें ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में बिना स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप भी ऐसा हुआ। दूसरा है, अगला है नकद कोषों की कमी। नकद कोषों की क्योंकि नकद कोष आवश्यक है बैंक में, अनुभव की कमी के कारण बैंकों में अपना जमा केवल 10 या 11% ही नकद कोषों में रखा जाता था। इससे क्या होता था, नकद कोषों की कमी आ जाती थी, जिससे बैंक भुगतान नहीं कर पाते थे। जब भुगतान नहीं कर पाते थे तो बैंकें असफल हो जाती थी। अगला है जमा पर ऊंची ब्याज। जमा पर ऊंची का ब्याज का मतलब है प्रतिस्पर्धा बैंकें बहुत अधिक हो गई थी, तो क्या हर बैंक अधिक बैंक का लालच देकर अपने यहाँ जमा को आकर्षित कर रही थी। तो ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना पड़ता था, दूसरी बैंक से अधिक ब्याज देना पड़ता था। तो अधिक ब्याज देने क्या हुई स्थिति में हुआ, ब्याज तो हम अधिक देने लग गए उस पर जमाओं पर, लेकिन हमारा निवेश जो रहा वहाँ पर हमें उतनी ब्याज ऊँची प्राप्त नहीं हो पाई, जिससे हमारे बैंकों के खर्चे नहीं निकल पाए। और जब बैंकों के खर्चे नहीं निकल पाए तो उनका जमाधन डूबने लगा, और वो बैंकिंग संकट के कारण यानी बैंक असफल होने लगे। अकुशल प्रबंध, क्योंकि बहुत से व्यक्तियों ने आंदोलन से प्रेरित, स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर अनेक व्यक्तियों ने बैंक स्थापित कर लिए छोटे छोटे लेवल पर, अपने गांव के लेवल पर। तो ऐसी स्थिति में उनके पास ना तो उनके पास वो थी योग्यता थी, ना कुछ संचालन की क्षमता थी, पैसा भी उनके पास बहुत अधिक मात्रा में नहीं था। ऐसी स्थिति में वो बैंकें आसानी से असफल हो गए। सट्टे के व्यवसाय में धन का, अब निश्चित तौर पर है, जब आप जमा पर ऊंची ब्याज दोगे तो ऐसी जगह पैसा लगाना पड़ेगा जहां आपको अधिक से अधिक ब्याज मिले। तो ऐसी स्थिति में बैंकों ने क्या करा, सट्टा व्यवसाय में पैसा लगाना शुरू कर दिया। जब पैसा उठा तो निश्चित तौर पर उसमें कुछ समय तो फ़ायदा हुआ, लेकिन दीर्घकाल में उसमें हानि उठानी पड़ी, जिससे क्या हुआ, बैंक दिवाली घोषित होने लगे, यानी कि बैंकों के पास पैसा देने के लिए नहीं बचा। ऐसी स्थिति में उनका पैसा सट्टे के बाज़ार में बेकार हो गया, डूब गया। ऐसी स्थिति में भी बैंक असफल हो गए। दोषपूर्ण निवेश नीति का मतलब है कि अल्पकालीन पैसा जैसे बचत बैंक का पैसा दीर्घकाल के ऋण के लिए दे दिया जाए, ये कहलाता है। जैसे अल्पकालीन जमाओं को दीर्घकालीन निवेश में लगा दिया गया। ऐसी स्थिति में यही हुआ कि तरल संपत्ति का अभाव हुआ, यानी कि पेमेंट करने में बैंक असफल हुए, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण था पीपुल्स ऑफ इंडिया, इसका यही कारण था। इनने क्या करा था, अल्पकालीन जमा को दीर्घकालीन जमा निवेश किया था, जिसकी वजह से ग्राहकों को ये पेमेंट नहीं दे पाए, और जब पेमेंट नहीं दे पाए तो वो फेल होने लगे। वक्त की बात है, संचालकों द्वारा निजी स्वार्थ हेतु जमा का प्रयोग किया जाने लगा, यानी संचालक अपने प्रयोग के लिए पैसे का जमा का जो था उन जमा का प्रयोग करने लगे, जिससे उन्हें ब्याज तो मिलती नहीं थी जब वो अपने लिए यूज कर रहे हैं, और जबकि वहाँ ब्याज देनी पड़ती थी। इसकी अगली है छलपूर्ण नीति, अर्थात झूठे आंकड़े में
झूठे आंकड़े देकर जमाएं बढ़ानी क्योंकि प्रतिस्पर्धा का युग था, तो अब क्या होता था, ऐसी स्थिति में झूठे आंकड़े दिखाए जाते थे कि बैंक बहुत अच्छा प्रॉफिट प्राप्त कर रही है, लाभ प्राप्त कर रही है, और तो ऐसी स्थिति में जमाएं बढ़ जाती थी। तो इसलिए अब क्या, जमा बढ़ गई, लेकिन जब वास्तव में उस तरह के लाभ वो प्राप्त नहीं कर रहे थे। तो ये छलपूर्ण नीति भी असफलता का कारण बनी। गला काट प्रतिस्पर्धा थी, यानी कि वही अधिक मात्रा में अधिक ब्याज देने के गला काट प्रतिस्पर्धा, कि उस बैंक को नीचा दिखाने के लिए, उस बैंक का व्यापार छीनने के लिए गला काट की प्रतिस्पर्धा थी, यानी कि जमा पर ऊंची ब्याज दी जा रही, जबकि उनमें ब्याज प्राप्त नहीं हो रही थी उतनी ऊंची। एवं केंद्रीय बैंक का अभाव, ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक का अभाव था, यानी केंद्रीय बैंक उनको नियंत्रण कर सकती थी, वो यहाँ पर था ही नहीं है केंद्रीय बैंक। ऐसी स्थिति में ये बैंकें असफल होती रहीं। समुचित बैंकिंग विधान का भी अभाव था। उस समय तो हमारे देश में बैंकिंग विधान भी नहीं था, जिसकी वजह से ऐसा असफल होती रहीं। अफवाहें भी एक मेन कारण था, यानी कि मानस एक बैंक अगर दिवालिया हुई, घोषित हुई, तो ऐसी स्थिति में अफवाहें उड़ने लगी कि ये बैंक भी खराब दिवालिया होने वाली। तो ये अफवाहें के कारण भी बहुत सी बैंकें इस दिवालियापन का संकट का कारण बनी, असफल होने का कारण बनी। पूंजी तथा जमा राशि में अंशधारियों को लाभांश, ऐसी स्थिति में अंशधारियों को खुश करने के लिए क्या किया जाता था, जमा राशि जो थी और या कंपनी की जो बैंक की पूंजी थी, उसी में से लाभांश दे दिया जाता था, जबकि लाभांश होता है लाभ में से हिस्सा। जब प्रॉफिट हो नहीं रहा है, ऐसी स्थिति में अंशधारियों को खुश रखना है, तो निश्चित तौर पर लाभांश दे दिया जाता था, जिससे निश्चित तौर वही स्थिति हुई, बैंकों के पास कर्ज की स्थिति ज़्यादा हो गई और बैंकें पैसा चुकाने में असफल हो गई। अब बात आई है बैंकिंग संकट के प्रभाव क्या हुए। जनता में अविश्वास के कारण ये बैंकिंग संकट आया। बैंकिंग विकास अवरुद्ध हो गया, इसकी वजह से जनता में सबसे पहले आता ही जनता में अविश्वास हुआ बैंकिंग के प्रति, क्योंकि बैंकों फिर वो पैसा जमा करना छोड़ दिया उनने, और बैंकिंग विकास अवरुद्ध हो गया। मध्यम वर्ग पर कुछ, क्योंकि जनता ज़्यादातर बैंकिंग में ज़्यादा किसका काम है, मध्यम वर्ग ज़्यादा हिस्सा लेता है, क्योंकि वही अपनी कुछ छोटी छोटी पूंजी को जमा करता है और फिर जब उसे ज़रूरत होती है तो एक बड़ी पूंजी के रूप में उससे प्राप्त कर लेता था। तो मध्यम वर्ग इसका मुख्य ग्राहक था, वो को प्रभावित हुआ इससे बैंकिंग से। जब बैंकिंग उसका पैसा डूब गया, ऐसी स्थिति में वो बैंकों में पैसा रखना ही नहीं उचित समझता था। केंद्रीय बैंक विधान की आवश्यकता का अनुभव किया गया, यही बैंकिंग संकट के प्रभाव पड़े, जिससे कि हमारे केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई फिर 1935 में, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, और बैंकिंग विधान बनाया गया।